हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 17th of February 2024 एंड आज हम वेरियस वेबसाइट्स एंड वेरियस न्यूज़पेपर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रीलिम्स यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि कहता है रैंकिंग ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ चुका है, यानी कि अब इंडिया की जो रैंकिंग है ना वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसका क्या नंबर है? 5th। जापान पहले कौन से नंबर पे आता था? 3rd पे आता था, और अब कहाँ स्लिप हो गया? वो 4th पे स्लिप हो गया। सबसे पहले कौन सा है? यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी। पहले तीसरा क्या था? जापान था, और चौथा जर्मनी था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, और 5th लार्जेस्ट कौन सा हो गया है? इंडिया हो गया है। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है ना इकोनॉमीज का, वो किसके बेसिस पे है? ये है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जैसे मान लीजिए जो भी जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है और बिना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे। एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कोई कुकीज का बिजनेस चला रहे हो, जहाँ पे आप कुकीज बनाते हो। ठीक है, जो भी आप कुकीज को बेच के पैसे कमाते हो, तो वो क्या हो गया? आपका रेवेन्यू। यानी कि आप नेशन की उस पे देखेंगे तो जीडीपी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुकीज में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे आपकी क्या होगी? शुगर हो गई, है ना, शुगर हो गई, चॉकलेट हो गई, जो भी चीजें हैं, ये इनका प्राइस क्या हुआ? बढ़ा है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें हम और कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम? नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया? तो ये जो रैंकिंग निकल रही है ना, ये नॉमिनल जीडीपी को लेके निकलती है। अब रीजन क्या है जापान का स्लिप होने का? देखिए बहुत सारे रीजंस है। एजिंग पॉपुलेशन एंड लो बर्थ रेट। आपको भी पता है, जैसे हमारे इंडिया में 15 से 29 की जो उम्र है उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, अब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जहां पे जिस कंट्री में ज्यादा होगा वहां पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, यानी कि कमाई करने वाली अर्निंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जापान में क्या हो गया ना, अब ये जो पॉपुलेशन थी वो एजेड हो गई है, यानी कि रिटायर्ड वाली जो पॉपुलेशन है वो आ चुकी है, और जो बर्थ रेट है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिवनेस है, वो कम हो गया है। ठीक है, वीक येन एंड लैक ऑफ इनोवेशन। येन जो है डॉलर के मुताबिक क्या हो रहा है? आपका वीक हो रहा है। इनोवेशन भी नहीं आ पा रहा है। इनोवेशन क्यों नहीं आ पा रहा है? ये भी कहीं ना कहीं रीजन यही से निकल के आता है, लेबर शॉर्टेज। यानी कि वहां पे जो लेबर है वो अभी कम मात्रा में मिल रही है। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है तेराई आर्क लैंडस्केप से संबंधित। ये जो आपका तेराई आर्क लैंडस्केप है ना, ये कहाँ पे है? ये है आपका नेपाल में। तो हाल ही में जो भी एक प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च हुआ था, तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोजेक्ट हुआ था, या फिर इसको क्या कहेंगे? इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, ये नेपाल में हुआ था, तो इसको क्या मिला है? यूएन का रिकॉग्निशन मिला है। मतलब यूएन ने बोला कि वाह भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे सॉल्व होंगे। एक बारी लोकेशन देख लो आप, ये कहाँ पे है? ये जैसे ये नेपाल है आपका, है ना, ये नेपाल है और ये इंडिया बॉर्डर है। तो ये जो ग्रीन में आप रीजन देख रहे हो ना, ये है आपका तेराई आर्क लैंडस्केप। ये बहुत ही ज्यादा रिच जो होता है ना लैंडस्केप है। ये क्रॉस बॉर्डर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसको क्या कहते हैं? और ट्रांस बॉर्डर। ठीक है, ट्रांस बॉर्डर दैट वाज स्टैब्लिश इन 2001। इसका प्राइमरी गोल क्या था? जो टाइगर्स है, राइनोज है, एलिफेंट्स है, उनको ना एक अच्छा सा हैबिटाट मिले।
यानी कि उनके लिए सेफ हो ऐसी जगह। ठीक है, कौन सा रीजन? तराई एंड चूरिया हिल्स के बीच में जो भी रीजन है वो बहुत ही इन जो जानवर हैं टाइगर्स, राइनो, एलिफेंट्स, उनके लिए काफी अच्छा हो। ये जो रीजन है आपका तराई आर्क लैंडस्केप वाला 900 किलोमीटर का है, फ्रॉम बागमती रिवर इन नेपाल टू यमुना रिवर इन इंडिया। ये कम से कम कितना 5 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, और पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पे 7 मिलियन पीपल इस एरिया में रहते हैं, जो कि है आपका तराई आर्क लैंडस्केप। एक बार आप इसका फिर से मैप देख लेना तो बहुत इजी में समझ में आ जाएगा। ये रीजन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये। ठीक है, अब ये जो आपका इनिशिएटिव है ये एक्चुअली है क्या? ये इनिशिएटिव ना नेपाल को हेल्प करेगा कि तुम फोकस करो रिस्टोर करने में इकोसिस्टम को। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जिससे जैसे टाइगर है, एलिफेंट है ना, उनका मूवमेंट आसान हो पाए, और जो भी वहां के इकोसिस्टम का हार्म हुआ है वो वापस से हम रिवर्स कर पाए। तो क्या हुआ था, जब ये लॉन्च हुआ था 2004 में, तो इसने काफी कुछ रेस्टोर करा है। क्या रेस्टोर करा है? 66,800 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को रिस्टोर किया है। ठीक है, बंगाल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो काफी बढ़ गई है। और तो और इसने जो इकोलॉजिकली क्रिटिकल प्रोटेक्टेड एरियाज है ना आसपास के, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जैसे मान लो बॉर्डर पे है ना ये रीजन, तो ये यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे नेपाल है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों कंट्रीज को हेल्प कर रहा है कि दोनों मिल के क्या करे, कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाएं अक्रॉस दी बॉर्डर्स। समझ में आया? तो ये जो यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप है, ये एक्चुअली क्या है जिससे रिकॉग्निशन मिला है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जो आपका 2021 से 2030 का जो आपका टाइम है ना, यानी डिकेड है ना, ये 10 साल, इसको क्या कहा गया है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये इसको एक्नॉलेज करेगा। तो ये जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा लेड किया गया? यूएन ईपीएन फाओ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसका एम क्या है? एम क्या है? सिंपल सी बात है कि इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से बचाना है, और जो भी डिग्रेड हो गया है उसको वापस से ठीक करना है। जिस जिस कंट्री को ये अवार्ड मिलता है तो उसको क्या मिलेगा? टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा यूएन की तरफ से, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी तरफ से। समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपका क्या है, तेराई आर्क लैंडस्केप। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ई जागृति पोर्टल से रिलेटेड। जो आपके कंज्यूमर कोर्ट होते हैं ना, वहां पे क्या है, खूब सारे केसेस आपके पेंडिंग होते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए है। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किस डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने ई जागृति पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको हम क्या कर सके, एक जगह लाके उसको रिजॉल्व कर सके। देखिए, कंज्यूमर ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म्स है ना, बहुत सारे होते हैं जहाँ पे हम लोग कंप्लेन्स डाल देते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं ना, अलग अलग पोर्टल्स पे जाके क्या करना पड़ता है, इनको कंप्लेन्स डालना पड़ता है ना, केस फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन फी कहीं और जाके करनी पड़ती है। तो ये जो आपका पोर्टल है, ये सारी चीजों को क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, यानी कि एक ही जगह आप जाके आप सारा काम कर सकते हो, अपनी कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हो, और वहां पे वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी भी होगी, यानी कि जो आपका कोर्ट होगा ना, ऑनलाइन काम कर सकेगा, जिससे आपको ना वहां बैठे बैठे ही क्या होगा, आपकी कंप्लेन्स का रेजोल्यूशन हो जाएगा। ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। एक बार हम नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में समझ लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ना ये वर्चुअल कोर्ट, तो कौन सा कोर्ट? यही है वो कमीशन जो आपका कोर्ट की तरह एक्ट करता है। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसीलिए तो ये कोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके पास अभी कितने जुरिडिक्शन है, कितनी कंप्लेन्स है? 2 करोड़ से भी ज्यादा इसके पास कंप्लेन्स है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब ये कौन हेड करता है? ये सिटिंग
और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है। और जो अपील है एनसीडीआरसी, यानी कि अगर एनसीडीआरसी ने कोई भी आपको जजमेंट सुनाई तो उसका जो अपील है वो कहाँ पे जा सकता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन विद इन 30 डेज, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ये जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है ना आपका, ये एक, ऐसा मानिए जो कालेश्वरम है ये एक टाउन है, ठीक है, ऑन गोदावरी राइट बैंक। गोदावरी जो रिवर है आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके राइट बैंक पे एक टाउन है, तो वहां पे एक डैम को बनाया जा रहा है जिसका क्या नाम है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब क्या है ना, गोदावरी की एक बहुत बढ़िया ट्रिब्यूटरी है, बड़ी ट्रिब्यूटरी, जिसको क्या कहते हैं, प्राणहिता। प्राणहिता जब आती है ना इस एरिया में तो बहुत सारा पानी लेके आती है। तो ये जो पानी है ना, इन लोगों ने ये सोचा कि इस पानी को हम डाइवर्ट करें इरिगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है, और सारे टनल्स वगैरह बना लो, डैम्स बना लो, है ना। और जो पानी है बाकी वो कहाँ, गोदावरी में वापस भेज दो, क्योंकि गोदावरी में पानी कम हो रहा है, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है। तो एक कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है, इस पे पैसा लगना था 1,47 करोड़, ठीक है, सॉरी 81,911 करोड़ लगना था। लेकिन अब इसका जो बजट है वो इंक्रीज हो गया है, कितना हो गया है, 1,47,00,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक आर्टिकल कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आगे। और ये जो है ना आपका कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ये लोकेशन देख लीजिए तो जिससे याद रहता है अगर लोकेशन देख लो तो। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेमार ट्रायंगल से रिलेटेड। अब ये क्या है वेमार ट्रायंगल, बैकग्राउंड से पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, 3 कंट्रीज, पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ये ना जब तीनों एक साथ मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं, आपका वेमार ट्रायंगल बना लेती हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे को बोलती हैं कि भैया हम तुम्हारी सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे यूरोप में। कैसे और क्यों, सबसे बड़ा रीजन, देखिए रशिया है ना, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वॉर में है अभी यूक्रेन के साथ। तो क्या हो रहा है, रशिया अपनी जो पावर है वो यूरोप में फैलाना चाह रहा है। तो ये लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि भैया हम सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रशिया है ना अपनी पावर बढ़ा रहा है, अग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी। जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी जो था बिल्कुल खत्म हो गया था, है ना। तो इसका इनिशियल गोल क्या था, इनिशियल गोल ये था कि भैया जो भी जर्मनी और पोलैंड है, इन दोनों के बीच में जो भी रिश्ते हैं वो ठीक करना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या इन दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। तो ये जो वेमर ट्रायंगल है ना, इसको 1991 में क्रिएट किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं ये वही टाइम है जब आपका सोवियत यूनियन क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक है। तो ये एक रीजनल अलायंस है जो कि क्या प्रमोट करेगा, कोऑपरेशन प्रमोट करेगा इन 3 कंट्रीज के तहत, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। तो ये जो वेमार है ना, ये वेमार एक सिटी है, कहाँ पे आपकी, जर्मनी में है, जहां पे पहले मीटिंग हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, वेमार ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने बताया ऑब्जेक्ट क्या है, ये लोग अपना कोऑपरेशन दिखाएंगे, है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक दूसरे की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर में जो भी इनको लगेगा कोऑपरेशन ये करेंगे, और जो भी चैलेंजेस ये लोग फेस करेंगे तो साथ में ही टैकल करना सीखेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ी, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ना ट्रायंगल, ये ना डिस्कस करता है रीजनल और ग्लोबल इश्यूज को, और इनका जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है यूरोपियन रिलेशन और पॉलिसीज में, ठीक है। तो ये दोबारा से जगाया गया है, ऐसा मान लीजिए ये जो ग्रुप था आपका सो गया था, इसको दोबारा से जगाया गया है। कौन कौन से की एरियाज हैं जहाँ पे इसका कोऑपरेशन होता है, पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, अलाइनिंग पोजीशंस ऑन यूरोपियन एंड ग्लोबल इशू, जैसे कि अभी डिस्कस किया था। इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस होता है कि भैया ट्रेड बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, है ना, साथ में मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, कैसे, जैसे टाउन ट्विनिंग अग्रीमेंट्स हो गए,
यूथ एक्सचेंजेस हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, ये लोग अपने आप में शेयर करते हैं इंटेलिजेंस को, ठीक है, और जो भी चैलेंजेस हैं साथ में हम सुलझाएंगे और इन्हेंस करेंगे कि यूरोप में दोबारा से वर्ल्ड वॉर टाइप की कोई सिचुएशन ना हो, स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, और ये नेटो के फ्रेमवर्क के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो इस टाइम पे बहुत न्यूज में है, तो इसीलिए आपका जो वेइमार ट्रायंगल है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंटेम्परेरी इश्यूज क्या हैं? इश्यूज जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है, तो ये सारी चीजें इस ट्रायंगल में भी डिस्कस होती हैं। समझ में आया? तो ये था आज के टॉपिक्स एंड आई होप आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू वेरी मच।